हमने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम भी बताओ कुछ अपने बारे में। विश्वास नहीं करती मैं किसी पे, और करना भी नहीं चाहती। अब नहीं मानती कि ये बाहर की दुनिया भी मेरे लिए बनी है। एक बार पहले भी किसी पे भरोसा करके गलती की थी मैंने, और अब उसका ही भुगत रही हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो। 1 महीना हो गया तुम्हें यहाँ आते हुए। इंसान है हम, थोड़ा लगाव तो हो ही जाता है, पर मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि किसी को और ही कुछ समझने लगूँ। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ ये बिस्तर और कुछ रातें हैं, और कुछ नहीं। अरे बात क्या है, साफ साफ कहो ना। मैंने मान लिया है कि मुझे अब यही सड़ना है, और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। अरे लेकिन यहाँ से निकल कर जाना कहाँ चाहती हो? अपने परिवार के पास। परिवार है तुम्हारा। तुम्हारी तरह अम्मी है, अब्बू है, भाई है। कहाँ? आसाम में। तो तुम उनको छोड़ के यहाँ काहे चली आई? छोड़कर नहीं चली आई, अपनी ज़िंदगी अच्छी करने निकली थी, ताकि हम सब पेट भर खा सके और ढंग से जी सके। हम बहुत गरीब लोग हैं। हम मेहनत और मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो पाता। मेरी अम्मी, अब्बू, बड़ा भाई दिन भर धूप में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी हालत वही की वही है। एफडीआई से रोजगार बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, उद्योग पनपेंगे फलेंगे। देखिए 2014 में फिर हंग पार्लियामेंट होगी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं होगा। आगे कोलिशन धर्म ही और मजबूत होगा, इसलिए जो भी ऐसी सरकार का नेतृत्व करेगा उसकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की होना जरूरी है। सी एड्स ने हमेशा औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, हमेशा एज इफ शी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ओनली। सेफ्टी पिन से लेके हवाई जहाज तक के हर एक एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए। हमने हमेशा हर वक्त सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। देश और समाज में महिला की अस्मिता के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। We are looking at the mid segment whose purchase power has phenomenally increased in the last 10 years. Our luxury car segment remains strong, but we would like to hit the small car segment as well. देश का भविष्य अगर कहीं छिपा है तो छिपा है युवा शक्ति में। आज का युवा तय करेगा कि देश में कैसी राजनीति हो, और वो युवा हमारे साथ। Look at the population. Look at the population. जरा हमारी जनसंख्या का अंदाजा लगाइए, उसके सामने पुलिस फोर्स की गिनती कीजिए। ये सही अनुपात नहीं है। इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, तेजी से ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली पावरफुल होता जा रहा है। आज हम किसी भी देश के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जीडीपी, सोशल मीडिया, द अपर मिडिल क्लास, फेसबुक, आइटम नंबर्स, यूथ का योग, इकोनॉमिकली सेक्सिस्ट। आप सुनने की गलत बात सर, आप मेरी बात कुछ आप करके भी कैन आई से समथिंग? क्यों आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? आखिर बात तो समझिए मेरी। मैं हमेशा से सिर्फ यही चाहती थी कि अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने परिवार की हालत ठीक कर पाऊँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी अच्छी करने निकली थी, पर मुझे क्या पता कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। देख, अगर तुझे इतनी परेशानी हो रही है, इतनी चिंता हो रही है, तो सौरभ को फोन करना, सब सच पता चल जाएगा। हेलो, सौरभ बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? जी हम राम शिवहरे बम्बई से। बताइए क्या बात है? आप नफीसा को जानते हैं? नफीसा शेख। नफीस? हाँ मैं जानता हूँ, वो दीमापुर वाली ना। मैं 2 साल पहले वहीं रहता था, हमारी पड़ोसी थी वो, लियाकत भाई की बेटी।
क्या बात है? कुछ हुआ है क्या नफीसा को? नहीं, वो हम ऐसे ही बस पता करने के लिए फ़ोन किए थे। जी नमस्ते। तू क्यों उस लड़की की फिक्र में मरा जा रहा है? हम कल गांव जा रहे हैं। राम, राम, हे बाबू। हाँ बाबूजी। क्या बात है बेटा? कोई चिंता तुमको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो है बेटा जो तुमको बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो। 25 का हो गया हमारा बेटवा। एगो अच्छी सी लड़की देखकर अब इसका ब्याह कर दीजिए। मुंबई में न जाने कहाँ उल्टा सीधा खाता होगा बचवा। देखिए तो कितना दुबला हो गया हमारा बेटा। क्या बात है, बता भी दे। कुछ लड़की वड़की का चक्कर है का? हिचकिचाहट हो रहा है कहने में। शर्म आ रहा है हमको बाबूजी कि हम कोनो गलत तो नहीं कर दिए तुमने? बाबूजी, बम्बई अनजान शहर है, हम अकेले रहते हैं वहाँ, तो हमारा मन किया तो हम देख तो कौन खाली है? मैडम नफीसा खाली है। अच्छी है। अबे जा जाके बैठ जा उसके साथ। तो तुम इस नफीसा के चक्कर में परेशान हो? समझ नहीं आता क्या कहें तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। तुम शहर में क्या बाजारू लड़कियों के पास जाते थे? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ गए। तो तुम क्या इस नफीसा के प्यार व्यार में पड़ गए हो? नहीं बाबूजी, हमको गलत मत समझिए। हम कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं उससे, और ना ही शादी करना चाहते हैं। फिर क्या बात है? वो बाबूजी, हम उसके पास कई बार गए, महीना में कुछ 15 दिन। अब बाबूजी, हम मुंबई में अकेले रहते हैं और वहाँ रह के आप लोगों का हर रोज़ बहुत याद आता है। पूरा दिन दोपहर में काम करके पक जाते हैं। अब जब हम नफीसा के पास गए तो हमको अच्छा लगा, उसके साथ खुशी मिलने लगी हमको। क्या कहना चाह रहे हो? हमारे समझ नहीं आ रहा कुछ। नफीसा बहुत अच्छी लड़की है बाबूजी, वो बिल्कुल वैसी नहीं जैसा उसे बना दिया गया है। उसके साथ तो बड़ा ज़बरदस्ती हुआ है। हमने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम भी बताओ कुछ अपने बारे में। विश्वास नहीं करती मैं किसी पे, और करना भी नहीं चाहती। अब नहीं मानती कि ये बाहर की दुनिया भी मेरे लिए बनी है। एक बार पहले भी किसी पे भरोसा करके गलती की थी मैंने, और अब उसका ही भुगत रही हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो। 1 महीना हो गया तुम्हें यहाँ आते हुए। इंसान है हम, थोड़ा लगाव तो हो ही जाता है, पर मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि किसी को और ही कुछ समझने लगूँ। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ ये बिस्तर और कुछ रातें हैं, और कुछ नहीं। अरे बात क्या है, साफ साफ कहो ना। मैंने मान लिया है कि मुझे अब यही सड़ना है, और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है।
अरे लेकिन यहाँ से निकल कर जाना कहाँ चाहती हो? अपने परिवार के पास। परिवार है तुम्हारा। तुम्हारी तरह अम्मी है, अब्बू है, भाई है। कहाँ? आसाम में। तो तुम उनको छोड़ के यहाँ काहे चली आई? छोड़कर नहीं चली आई, अपनी जिंदगी अच्छी करने निकली थी, ताकि हम सब पेट भर खा सके और ढंग से जी सके। हम सब काम करते थे, पर इतना भी नहीं कमा पाते कि सब पेट भर कर खा सके। कोई उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? अरे चल तो सही नफीसा, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। बता यहाँ पे रखा ही क्या है, और ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीने से क्या फायदा नफीसा? ऐसे अम्मी अब्बू को छोड़कर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग रोज तो मर ही रहे हो ना, डर के ही सही एक बार तो जी लो। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, तू ही सोच, तेरी कामयाबी को देखकर वो लोग कितने खुश होंगे। सलमान हमारा पड़ोसी था, बचपन से ही जानती थी मैं उसे। वो हमेशा गांव के बाहर शहर में पैसे कमाने जाता, बहुत पैसे कमाता और अच्छे ढंग से रहता था। वो प्यार करता था तुमसे? पता नहीं, हमेशा कहता कि शहर में बहुत अच्छा काम है, पैसा है। मैंने भी मुंबई के बारे में बहुत सुना था, सब बोलते थे कि मुंबई बहुत बड़ा है। अच्छा, तो सलमान तुमको यहाँ लेकर आया था? हाँ, लेकिन उसने किसी को भी बताने से मना कर दिया था। अप्रैल 2010 की बात है, वो पहले निकल गया था। उसने मुझसे कहा कि तू एक दिन बाद निकल, ताकि किसी को पता ना चले कि हम साथ निकले थे। और फिर वो मुझे गांव के बाहर मिला। किसी को बताया तूने? नहीं। चले फिर? हाँ। सलमान, ये तो मुंबई नहीं है ना? हाँ, ये पूना है। मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर है, पास में ही मुंबई की। और ये जो जिनसे हम लोग अभी मिले ना, वो आयशा मैडम। अब वही तुझे काम देंगी और अच्छा पैसा भी देंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे अभी जाना होगा, मुझे ज़रा काम है, तुम यहीं रुको। और आयशा मैडम मुझे बहुत अच्छे से जानती है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। सलमान, अम्मी अब्बू और भाई बहुत परेशान हो रहे होंगे ना? मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ और ठीक हूँ। अरे नफीसा, तू पहले काम तो शुरू कर, हम उन्हें बाद में बता देंगे। और बताना क्या, बुला लेंगे उन्हें, ठीक है? नफीसा, काम आज से ही शुरू होगा, ठीक है? ठीक है मैडम, पर मुझे कहाँ जाना होगा काम के लिए? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे हो जाएगा काम। उस आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं चीखी, चिल्लाई, रोई,
कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने वही किया जो वो कर रहा था और चला गया। बाद में आयशा मैडम ने कहा कि सलमान ने मुझे 30,000 में बेच दिया है और वो मुझे ये काम दिलवा के गया। बस तब से मैं यही कर रही हूँ। मैं चीखती, चिल्लाती, रोती, फिर लगा कि किसी और को दोष क्यों दूँ। ये सब तो मेरा ही किया धरा है। मैंने सलमान पे विश्वास किया और यहाँ आप पहुँची। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की जो मेरे पास आते थे, उनसे मदद मांगी। फिर अगले ही दिन आयशा मैडम के आदमी मुझे खूब पीटते, मारते, मेरी जान निकल जाती थी। बहुत दर्द होता था, सहन नहीं कर पाती। फिर पता चल गया कि ये बाहर की दुनिया के बारे में सोचना ही बेकार है। 6 महीने पहले मुझे आयशा मैडम ने लक्ष्मी को बेच दिया और वो मुझे यहाँ ले आई। आखिरकार मैं मुंबई पहुँच ही गई। वो बहुत गरीब लड़की है, बिल्कुल हमारी तरह। उसका परिवार भी बिल्कुल हमारी तरह है। हम तो अपना परेशानी से भाग के जाते थे उसके पास आराम के लिए, लेकिन अब ये सब हमको बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं दीबापुर आसाम की हूँ। तुमने अपने अम्मी, अब्बू, भाई किसी को फ़ोन करके बताया? किसी के पास कोई फ़ोन नहीं है। कोई पड़ोसी किसी के पास तो होगा फ़ोन गाँव में? हाँ, सौरभ दादा के पास फ़ोन है। हेलो। ये सब कुछ 1 महीना पहले की बात है। नफीसा के अब्बू लियाकत शेख ईटा भट्टी में काम करते हैं बाबूजी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? पता नहीं, लेकिन इस धंधे का चक्र भी बड़ा खतरनाक है बाबूजी। जो भी लड़की एक बार इसमें फंसी तो दोबारा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम नफीसा को बचाना भी चाहते हैं तो वो लोग हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे और नफीसा को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस बाबूजी, हम बस यही सब सोचा करते हैं। नफीसा का दुर्दशा देखी हमने, लेकिन उसका मदद करने की हिम्मत नहीं हमें। समझ में नहीं आता क्या करें बाबूजी। जो भी हो, जैसा भी हो, तुम वहाँ गए। शायद तुम्हारे नसीब में उस लड़की की मदद करना लिखा होगा, शायद उसे उसके परिवार वालों से मिलवाना लिखा होगा। हो सकता है उसका परिवार उसकी राह देख रहा हो। उनको क्या मालूम कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो बाबूजी, अब हम क्या करें? जाओ, तुम दीबापुर जाओ। दूर तो बहुत है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि तुम जा नहीं सको। वहाँ जाओ, उसके माँ बाप से सब कुछ साफ साफ बता दो। कौन जाने वो लड़की फिर से जी सके। कोई आया है, बोल रहा है उसे मालूम हमारी नफीसा किधर है।
आपकी बेटी नफीसा है ना? हाँ, यही हमारी बेटी नफीसा। लेकिन ये है कहाँ अभी? वो क्या हमें छोड़कर चली गई है? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? है कहाँ वो? 14 महीने हो गए उसे ढूंढते ढूंढते। पुलिस भी इसी काम में लगी है। आप कौन हैं? जी हमारा नाम राम शिवहरे है। हम बम्बई से आए हैं। आपकी बेटी नफीसा बम्बई में। बम्बई में? बम्बई बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन वो कर क्या रही है वहाँ? क्या करती है वो उधर? जी वो घर से भाग के नहीं गई थी, बल्कि उसको फंसाया गया था। फंसाया गया? क्या? लेकिन किसने? और वो भी है कहाँ? लेकिन आप बता क्यों नहीं रहे हो कि नफीसा है कहाँ? शाम को चलेंगे ना हम लोग। अब उसको वहां से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। किसी मुसीबत में फंस गई है क्या? कुछ हो गया है क्या उसे? देखिए हम कह रहे हैं ना कि चिंता मत कीजिए, वो एकदम ठीक है। शाम को चल रहे हैं ना हम लोग उसके पास। रमेश आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। तूने उन्हें बताया नहीं? वो लोग बहुत दूर गांव में रहता है। हमको तो डर लग रहा है कि अगर हमने उनको बता दिया कि नफीसा वैश्या बन गई है तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो लोग दोबारा उसे अपनाए भी ना। तूने तो कहा था उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाया। हाँ किए थे अपना गांव में। वो लोग कंप्लेंट में काफ़ी साथ में लेकर आए हैं। धर्मेश यार हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कोठे पे जाके नफीसा को कैसे छुड़ाएं। देख राम, तू कोई फिल्मों का हीरो नहीं है जो कोठे पे जाएगा और 10-10 लोगों से लड़के उस लड़की को बचा के लाएगा। तुझे दीवापुर की पुलिस को बता देना चाहिए था नफीसा का ठिकाना, शायद वो कुछ कर सके। ये सब अपने बस की बात नहीं है। एगो काम करें, हम लोग यहाँ की पुलिस में चलते हैं, कंप्लेंट का कापी दिखाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। एक तू और मैं अंदर जाएंगे तो हो सकता है वो लोग हमें ही अंदर कर दें। उन्हें लगेगा हमारा कोई लफड़ा है उनके साथ। अगर तुझे ऐसा ही करना है तो नफीसा के माँ बाप को साथ लेके चलते हैं। राम ऐसी क्या बात है? आप हमें इतनी दूर लेकर आए हो तो फिर नफीसा से क्यों नहीं मिला रहे? हम एक बात छुपाए आप लोगों से, वहाँ गांव में भी नहीं बताए। सोचा कि शायद पता नहीं आप लोग क्या कर लोगे, तो जो कुछ भी है बता दो आप। हमें बहुत कुछ झेलने की आदत है और सब कुछ सुनने को तैयार हैं हम लोग। नफीसा अपना मर्जी से यहाँ नहीं आई है, उसे फंसा के लाया गया। वो जो आपका पड़ोसी है ना सलमान कुरैशी, वही लेकर आया उसको। सलमान? हाँ, वो तो यही मुंबई में काम करता है। हाँ वही लाया उसको यहाँ पर। यहाँ लाके उसको अच्छा काम का लालच दिया, बोला कि बम्बई में बहुत पैसा दिलाएगा, और ये भी बोला कि एक बार पैसा आ गया तो तुम अपना परिवार का दुख दर्द तकलीफ सब दूर कर सकती हो। और उसके बाद उसको कोठा पे ले जाके बेच दिया। इतना तकलीफ सहा बेचारी ने कि अब उस नरक को ही अपना जिंदगी मान बैठी है। पिछले 1.5 साल से मेरे बच्चे इस हालत में। जी तुम उसे वहीं कोठे में मिले? हाँ वहीं उसने हमको सब कुछ बताया, तभी तो हम आप लोगों तक पहुंच सके। हम कल यहाँ के पुलिस स्टेशन में चलते हैं। अब अगर हमने बचाने की कोशिश किया तो फिर हम और नफीसा दोनों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी।
तो नफीसा से विकरौली में मिला था? जी साहब। गणेश टेकरी एरिया में? जी। लास्ट टाइम कभी मिला था? कोई 3 हफ्ता पहले मिले थे, जब वो अपने गांव जाने से पहले। कितने दिनों से तेरा वहाँ आना जाना था? साहब कोई 2 महीना पहले से, अप्रैल 2011 में हम मिले थे उससे। हमेशा उसी के साथ बैठता था? जी साहब। और अभी 3 हफ्तों से तुम आ गया नहीं? नहीं साहब। देखो, लड़की को तुम वहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हमें पहले पक्का करना होगा कि नफीसा अभी भी वहाँ है कि नहीं। क्या मतलब सर? मतलब ये कि लड़का लगातार लड़की के पास जाता था और अभी 3 हफ्तों से गायब है। बहुत होशियार होते हैं लोग इन मामलों में। ज़रा सी बात हुई कि सब इधर उधर कर देते हैं। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि लड़की वहाँ है भी या नहीं। क्या उन लोगों ने उसे कहीं आगे करवा दिया? और अगर ऐसे ही छापा मारते और लड़की वहाँ नहीं मिली तो वो लोग आगे खबर करवा देंगे। शायद उस वजह से नफीसा को तकलीफ भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना आप? जी साहब। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम अच्छी तरह से तहकीकात कर लेते कि नफीसा वहाँ है और सही सलामत है कि नहीं। साहब, हम जाके पता लगाएं? ऐसा किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि नफीसा तुम्हारी वजह से बाहर हुई है, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, बेकार में मुसीबत में आ जाएगा। देख तो कौन खा लिया अभी? मैडम उससे खाली है। और सही है, सब जानती है। तू फिर आएगा ना? हाँ जरूर आऊँगा। वैसे एक बात बता, नफीसा नाम की कोई है क्या यहाँ? क्यों? इधर दीवार पे नफीसा का पोस्टर लगा है क्या? नहीं रे, ऐसे ही पूछा। कोई एक दोस्त बहुत तारीफ कर रहा था उसकी, सोचा देख तो लूं क्या चीज़ है वो। बोलना है क्या? चलो 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 निकलो। सुरेखा चलो। क्या बात हुई? बोलिए ना। चलो बताते हैं क्या बात हो गई। अरे मुंह से बोलना। हाथ क्यों लगा रही है? मुंह से बोल।
अरे अरे पर लड़ने क्या है, छोड़ो ना। बैठ के बात करते हैं ना, क्यों खाली के लिए टाइम वेस्ट करने का। अरे सुरेखा, इस लड़के को उस गाड़ी में ले जाओ। लक्ष्मी और बाकी दूसरी लड़की को यहाँ ले आओ। ओके सर। चल बैठ। तू उतर। क्यों? नीचे उतर। हाथ हटा ना, उतर रही हूँ। और तू भी उतर। मैं कह रही हूँ कि यहीं पे मांडवली कर लेते हैं। चुप। मांडवली कर लेते हैं। चल छोड़, चल अंदर। साहब, मैं कहती हूँ कि जो करना है यही कर लो। मतलब जो भी पैसे का लेन देन है, काहे को खाली पीली टाइम वेस्ट करने का। हाँ, धंधे का टाइम है। टाइम खत्म हो गया तेरा, तेरा धंधा फिनिश। कहाँ ले जा रही हो मुझे? वो रे नफीसा। आप लोग निकलिए, ट्रेन पकड़नी है। क्या कर रहे हैं? जाइए। मेरी अम्मी, अब्बू, भाई सब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के इन 14 महीनों में जो मेरी हालत हुई, जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरी, वो भुलाना मुश्किल है। लेकिन अब फिर से मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही हूँ, धीमे धीमे लेकिन मजबूती से। नफीसा वापस अपने गांव, अपने माँ बाप के पास लौट चुकी है। राम जहां काम करता था, उसने वापस वहां पर काम करना शुरू कर दिया है। नफीसा और उसके परिवार को गांव वापस भेजने की टिकट के लिए उसने अपने ठेकेदार से उधार लिया था। वो वहां काम करके उस उधार को चुका रहा है। लक्ष्मी, जो नफीसा से मुंबई में देह व्यापार करवा रही थी, वो पुलिस कस्टडी में है। और सलमान कुरैशी ने नफीसा को जिसे बेचा था, उस औरत आयशा को भी ट्रेस कर लिया गया है और वो पुलिस हिरासत में है। लेकिन सलमान कुरैशी अभी तक फरार है। उसके बारे में यह भी पता चला है कि गांव से गरीब लड़कियों को फंसाकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में बेचना उसका पेशा है, पर वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। आखिर राम को नफीसा की इतनी चिंता क्यों थी? वो क्यों उसके परिवार को ढूंढता ढूंढता आसाम तक पहुंच गया? वो क्यों उसके परिवार को मुंबई ले आया ताकि नफीसा को उस हालत से आजादी मिल सके जिसमें वो थी? आखिर ये सब करके उसे क्या मिला? बहुत मुमकिन है कि ना तो राम और ना ही नफीसा
इन दोनों को इस देश की जीडीपी का जरा भी आइडिया होगा। उन्हें तो देश की आबादी और पुलिसमैन की संख्या के रेशो का भी शायद कोई अंदाजा नहीं होगा, और ना ही इस बात का कोई आइडिया होगा कि 2014 में सत्ता में कौन आएगा। शायद उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि देश में अभी किसकी सरकार है। शायद उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने एक लंबी सड़क है जिस पर बस उन्हें चलते रहना है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ।